अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस लर्निंग। दिस इज़ फिज़ा इसराइल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएमसी के मॉक टेस्ट 2022 का सेकंड पार्ट। ये टेस्ट इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स के साथ डिस्कस किया गया है। सो इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा फुल वॉच करें ताकि इसमें डिस्कस होने वाली जो भी शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ की गई हैं वो आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठे हों तो उनको आप लोग अप्लाई कर सकें। हमारा फर्स्ट MCQs है 1 ATP molecule contain 1% total energy of glucose. In anaerobic respiration, how much energy of glucose is released as ATP? 1%, 2%, 36%, 38%। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक ATP है तो वो एक ATP प्रोड्यूस करेगी 1% एनर्जी, ठीक है। और जो हमसे पूछा हुआ है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज कितनी ATPs को रिलीज करेगा, हमने परसेंटेज में बताना है। अब जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें जस्ट 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से, तो 2 ATPs के लिए हमारे पास परसेंटेज कितनी बन जाएगी, 2% बन जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 2%। अब ये 2% कैसे आया है इसका ऑप्शन, जैसे कि अब टोटल ATP रिलीज़ होती हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में वो होती हैं 2, और एक ATP की एनर्जी, एक ATP 1% एनर्जी कंटेन करता है। अब 2 ATP कितने परसेंट एनर्जी कंटेन करेंगे, 2%। तो ATP कितने परसेंट रिलीज़ हुई, 2% ATP रिलीज़ हुई एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन NADP प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। बट हाउ, चलिए देखते हैं। ये आ गई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सीरीज़ में से चलता हुआ एक ऑक्सीजन जाता है जिस टाइम लास्ट कॉम्प्लेक्स में, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने के बाद वो बाइंड होता है हाइड्रोजन के साथ और फिर वाटर बना लेता है। नेक्स्ट MCQs है, नील इन्वेस्टिगेशन ऑन फोटोसिंथेसिस वाज कैरीड ऑन, ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी एल्गी, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूसेस आर रेगुलर क्वाइल्ड अरेंजमेंट इन प्रोटीन कॉल्ड अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, टर्शियरी कन्फर्मेशन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हैं, इसमें हमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूछा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी और डी हो गए इनकरेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें तो नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स में, ठीक है। अब हमने अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स में से चूज़ करना है कौन सा करेक्ट वन ऑप्शन है। अब क्वेश्चन में एक की वर्ड यूज़ हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है रेगुलर क्वाइल्ड अरेंजमेंट। रेगुलर क्वाइल्ड अरेंजमेंट होती है अल्फा हेलिक्स में, बीटा हेलिक्स में नहीं, अल्फा हेलिक्स में। सो इसका करेक्ट वन ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट एक डायग्राम आप लोगों के सामने शो की गई है जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो अल्फा हेलिक्स बन रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और रेगुलर क्वाइल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्फा हेलिक्स में रेगुलर क्वाइल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्लोबुलर प्रोटीन, ऑप्शन ए insoluble in water, elastic in nature, can be crystallized, their final structure is secondary structure। अब इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए हमने ये करना है कि हमें जो प्रोटीन की जो टाइप्स हैं फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, इन दोनों में डिफरेंस एक बनाना है। उस डिफरेंस की मदद से हमें ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए में कह रहा है एग्जामिनर कि इनसॉल्युबल इन वाटर, नहीं, इनसॉल्युबल तो वाटर में नहीं होते, ये वाटर में सॉल्युबल हैं, जबकि फाइब्रस प्रोटीन को देखो वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। उसके बाद इलास्टिक इन नेचर, नहीं, ये भी इन्होंने फाइब्रस प्रोटीन की करैक्टरिस्टिक दी गई है कि वो इलास्टिक इन नेचर है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन इन इलास्टिक इन नेचर है।
ऑप्शन सी में कह रहे हैं कैन बी क्रिस्टलाइन। यस, ये करेक्टरिस्टिक है ग्लोबुलर प्रोटीन की कि ग्लोबुलर प्रोटीन को हम क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। ऑप्शन डी देयर फाइनल स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी। नो, ये भी इसमें इनकरेक्ट है। इनका फाइनल स्ट्रक्चर सेकेंडरी नहीं होता है, जबकि इनका फाइनल स्ट्रक्चर टर्शरी या क्वाटरनरी, इन दोनों में से किसी भी अरेंजमेंट में आएगा। सो इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट वन ऑप्शन हुआ कैन बी क्रिस्टलाइन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच सेल ऑर्गेनेली इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, कार्बन फिक्सेशन, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी सिंथेसिस, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, सेल रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन डी गोल्जी apparatus, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इन 4 ऑप्शंस में से हमने वो ऑप्शन चूज़ करना है जो इनकरेक्टली मैच होगा, मतलब उसका वो फंक्शन नहीं है। अब इनमें से अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर ए में ये कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में होती है कार्बन फिक्सेशन। यस, ये बात करेक्ट है कि क्लोरोप्लास्ट में कार्बन फिक्सेशन होती है। अब कार्बन फिक्सेशन कैसे होती है? अब प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा के अंदर एक साइकिल चलता है जिसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में क्या काम किया जाता है? केल्विन साइकिल में कार्बन फिक्सेशन होती है, रीजनरेशन होती है और रिडक्शन होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी सिंथेसिस। यस, ये भी करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस होती है। कहाँ पे होती है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। और उसके बाद आ जाता है ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, सेल रिकॉग्नाइजेशन। अब सेल मेम्ब्रेन कैसे सेल रिकॉग्नाइजेशन करती है? इसके पास जो कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, वो सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब बच गया हमारे पास एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी apparatus, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यही ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट है जो हमने फाइंड करना था। गोल्जी apparatus में इंट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं होती। इंट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम का फंक्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? रॉबर्ट ब्राउन, केमियोलॉजी, डी.टी. रॉबर्ट हुक। इसमें जो हमारे पास करेक्ट वन ऑप्शन है वो है केमियोलॉजी। केमियोलॉजी ही वो साइंटिस्ट था जिसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच मेक अप द सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लांट्स? ऑप्शन ए सेलुलोज, लिग्निन एंड जाइलम, ऑप्शन बी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन, ऑप्शन सी सेलुलोज ओनली एंड ऑप्शन डी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन फाइंड करने के लिए हमें सारे सेल वॉल की जो लेयर हैं उनकी हमें कंपोजिशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कंपोजिशन का पता नहीं होगा तब तक हम कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड हैं। सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन में आते हैं जो कंपोनेंट, उनमें है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड वैक्सेस, जिनमें क्यूटन स्पेशली। अब हम इस कंपोजिशन की बेस पे करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में से जो करेक्ट वन ऑप्शन है वो आ रहा है करेक्ट वन ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन। ऑप्शन नंबर ए में उन्होंने बताया हुआ है सेलुलोज और लिग्निन तो करेक्ट है, लेकिन जाइलम नहीं आ रहा है इसमें। एंड ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ सेलुलोज बता रहे हैं, जबकि सिर्फ सेलुलोज इसकी कंपोजिशन नहीं है। एंड ऑप्शन नंबर डी में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज के साथ इन्होंने पेक्टिन लगा दिया। पेक्टिन जो होता है वो मिडिल लेमिला या फिर प्राइमरी सेल वॉल में मौजूद होता है, सेकेंडरी सेल वॉल में पेक्टिन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम ऑफ इलोंगेटेड सैक लाइक structures, cisternae are the tubules linking the cell surface membrane and nuclear membrane and valve. Option A microtubule, option B endoplasmic reticulum, option C Golgi complex and option D is a microfilament.
इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट वन ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के साथ साथ वो एक्सटेंड होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ये जो डायग्राम है इसमें एक सेल का स्ट्रक्चर शो किया गया है जिसमें डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं और इनके साथ यहाँ पे जो दरमियान में न्यूक्लियस के अराउंड मौजूद है उसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे जो मार्क हुई है ये शो कर रही है कि ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ भी अटैच है और एक्सटेंड है सेल मेम्ब्रेन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, प्रोटीन, हाईली चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन डी पॉलीसेकेराइड। इसमें जो करेक्ट वन ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा लीमा कहते हैं वो बनी हुई है लिपिड बाइलेयर की और उसमें प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड की बनी हुई है और वो लिपिड सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को इजीली पास होने को अलाउ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंडेमिक गोइटर रिलेटेड टू विच ऑल्टर्ड फंक्शन? ऑप्शन ए, इंक्रीज पेंक्रियाज फंक्शन, ऑप्शन बी, इंक्रीज थायराइड फंक्शन, ऑप्शन सी, डिक्रीज पेंक्रियाज फंक्शन एंड ऑप्शन डी, डिक्रीज थायराइड फंक्शन। अब इस ऑप्शन में इन्होंने एक पेंक्रियाज का बताया हुआ और दूसरा थायराइड का और दोनों की ओवर सेक्रेशन और अंडर सेक्रेशन को मेंशन किया हुआ है। अब जब हमें पता है कि एंडेमिक गोइटर किसकी वजह से होता है, ये थायराइड के एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से होता है, तो हम पेंक्रियाज वाले दोनों ऑप्शंस को ऑप्शन नंबर ए और सी को कैंसिल कर देंगे। हम ऑप्शन नंबर बी और डी में से देखेंगे कि कौन सा फंक्शन होता है थायराइड का, ओवर प्रोडक्शन होती है या अंडर प्रोडक्शन होती है गोइटर में। अब ये जो हार्मोन्स के फंक्शन हैं, ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन वाले, ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। अब इसमें आप लोगों ने कैसे लगाना है, अब देखो गोइटर जो है ये आता है अंडर प्रोडक्शन की वजह से, अंडर सिक्रीशन की वजह से थायराइड के फंक्शन की। सो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हार्मोन्स की वजह से जो भी ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन की वजह से जो भी डिजीज़ेस होती हैं वो आप एक टेबल की फॉर्म में लिखें, एक चार्ट की फॉर्म में लिखें और उनको आप लोग रिवाइज करते रहें रोज़, ताकि ये चीज़ें आप लोगों को भूलें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर लोकेटेड इन सेरिब्रम इज क्लासिफाइड एज गैंग्लियन बल्ब, ऑक्सन बल्ब, डेंड्राइट बल्ब एंड ऑप्शन नंबर डी ओल्फैक्टरी बल्ब। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है आप लोगों ने, इस तरह के क्वेश्चंस में ये करना है कि जो भी पार्ट्स आप लोगों के बॉडी के पार्ट्स माउथ के करीब आते हैं, माउथ के नियर आते हैं, उनको हम एंटीरियर पार्ट कहेंगे, ठीक है। जो एनस की तरफ आएंगे उनको हम कहेंगे पोस्टीरियर पार्ट, जो हमारी साइड्स पे आएंगे बॉडी के उनको हम लैटरल कहेंगे, जो हमारे फ्रंट पे आएंगे उनको हम कहेंगे वेंट्रल, जो हमारे बैक पे आएंगे उनको हम कहेंगे डॉर्सल। तो इस तरीके से बॉडी के पार्ट्स को क्लासिफाई करना है, आप लोगों ने ये याद रखना। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास करेक्ट वन ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओल्फैक्टरी बल्ब। ओल्फैक्टरी बल्ब जो है ये हमारे माउथ के करीब है, तो इसी वजह से हम इसको एंटीरियर पार्ट कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ग्रेव्स डिजीज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, अंडर सिक्रीशन ऑफ corticosteroids, ओवर प्रोडक्शन ऑफ corticosteroids एंड ऑप्शन नंबर डी ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। ये क्वेश्चन भी हार्मोन से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन भी रिलेटेड है थायराइड से। अब जब हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था गोइटर वाला वो था अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से, अब ये जो होगा ग्रेव्स डिजीज़ ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से होगी। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में भी आपने वही काम करना है, जो हार्मोन इररेलेवेंट हैं उनको आपने कैंसिल कर देना है, जो रेलिवेंट हैं उनमें से आपने कंपेयर करके ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट वन ऑप्शन है। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। Stay connected with Sciences Learning.